Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 24th of Feb 2025 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। इट मींस जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के जो आर्टिकल्स हैं, स्पेशली जो एडिटोरियल है द हिंदू का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मींस आज के उस आर्टिकल को जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको बैकग्राउंड की बहुत सारी नॉलेज इंक्लूडिंग वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड वार और वर्ल्ड ऑर्डर, कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशंस चलते हैं और कैसे इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स है वो सेल्फ इंटरेस्ट के नाम पर काम करती है, जबकि दिखाया जाता है कि वो डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं या वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सबसे पहले इस छोटे से आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। यह है ट्रम्प्स अटैक ऑन यूएस एड एंड इंडिया। एक्चुअली में ये जो डिपार्टमेंट है यूएसए की गवर्नमेंट का, यूनाइटेड स्टेट्स की एक डिपार्टमेंट है जो एड देता है, असिस्टेंस देता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए। ये डिपार्टमेंट काफी टाइम से किसमें है, न्यूज में है, और इस पर काफी टाइम से जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने हैं तो बहुत कुछ वो नया जो है लेकर के आना चाहते हैं, या जो कुछ भी पहले से चल रहा था उस सबको चेंज करने का एफर्ट्स लगा रहे हैं वो। अब उन्होंने अटैक किया है इंडिया के रिगार्डिंग में, और ये आप सबको पता होना चाहिए कि दे मींस यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है। इंडिया दे मींस इंडिया टेक एडवांटेज ऑफ अस pretty good, one of the highest tariff nations in the world, and then were giving, और हम उनको दे रहे थे a lot of money to help them with their election। मीन्स ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया के पास में बहुत पैसा है, इंडिया कोई गरीब या पुअर कंट्री नहीं है, वो कोई डेवलपिंग नहीं, बहुत पावरफुल अच्छा कंट्री है। चलो ठीक है, इस मामले में इनडायरेक्टली कम से कम यूएस अब ये तो मान रहा है कि इंडिया अपने आप में बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड और ग्लोबल प्लेयर है, ग्लोबल पावर है। ठीक है, तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई देखो ये जो यूएसए का एड डिपार्टमेंट है ना, ये जो यूएस एड डिपार्टमेंट है ये कहता है, मींस ये है क्या, काम क्या करता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कंट्रीज को ये फंड प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल फ्री, मुफ्त में देता है पैसा। अब ये पैसा देता था इंडिया को भी, ठीक है, ऐसे रिपोर्ट्स हैं, और वो भी किस लिए कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं उसमें वोटर्स का टर्नआउट इंक्रीज हो, मींस ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या कह रहे हैं, भाई इंडिया हमारे पास, हमारे ऊपर, हमारे प्रोडक्ट्स पर इतना सारा टैक्स लगाता है और हम उनको पैसा दे रहे हैं मुफ्त में उनके इलेक्शन में टर्नआउट के लिए। बोला बंद करो ये पैसा, इंडिया के पास कोई पैसे की कमी नहीं है और हम ये पैसा उनको नहीं देंगे। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स का जो एड डिपार्टमेंट है वो काफी टाइम से न्यूज में है। तो ये वाली न्यूज थी। अब इसमें क्या है, कुछ चीजों में ये हो रहा है, कई बार बोल रहे हैं, पहले बोला था कि यार इंडिया को $21 मिलियन पैसा गया था, बाद में बोल रहे हैं $18 मिलियन गया था, है ना। तो उनकी जो वर्डिंग है वो काफी टाइम से चेंज भी हो रही है ना। अब आते हैं हम उस पॉइंट पर जो चिंता की बात है थोड़ा सा, कि उनके खुद के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें हमें कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कि फरवरी 19 को उन्होंने कहा था कि भाई $19 मिलियन जो है वो गया था इंडिया के लिए। फरवरी 20 को वो बोल रहे हैं कि गेट समबडी एल्स इलेक्टेड, मींस जो पैसा बात हो रही है कि इलेक्शन में टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए, वोटर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए पैसा गया था, वो उसके लिए नहीं गया। इनका कहना है वो किस लिए गया, बोला जो यूएसए में बैठी हुई गवर्नमेंट थी, इंडिया में बैठे हुए कुछ लोग थे, वो गवर्नमेंट को रिप्लेस करना चाहते थे, किसी और को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे या गवर्नमेंट में लेकर के आना चाहते थे, उसके लिए यूएसए से पैसा गया। फिर कुछ टाइम बाद 21 फेब को उन्होंने एक स्पीच में कहा, क्या कहा कि किकबैक स्कीम थी, मींस यूएसए ने इंडिया को इलेक्शंस के नाम पर पैसा दिया, तो बदले में जो यूएसए है उसको भी इंडिया ने कुछ दिया होगा। और वो क्या दिया होगा, इनका एक्चुअली में जो इशारा था वो ये था कि उस समय जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी यूएसए में, तो जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने इंडिया को पैसा दिया
और इंडिया ने बदले में क्या दिया होगा फिर जो बाइडेन को? तो जो बाइडेन को दोबारा से प्रेसिडेंट बनाने में कुछ लोगों ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की होगी, क्योंकि इंडियन जो ओरिजिन के लोग हैं यूएसए में बहुत हैं। तो एक इशारा इन्होंने ये कर दिया कि जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी वो ट्रंप को हराना चाहती थी इंडिया की हेल्प से, इंडिया में जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं उनकी हेल्प से। फिर 22 फैब को ये एक और आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं he stated the money was going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout। बोला ये पैसा जो गया था वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जिस समय इलेक्शन वगैरह में थे, तो मींस वोटर के टर्नआउट के लिए गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों, वेल अवेयर हों कि वोट डालना अच्छी बात है, डालना चाहिए। तो बोला उसके लिए पैसा गया। अभी 23 फैब को कल ही उन्होंने बोल दिया कि जो पहले बोल रहे थे कि $21 मिलियन गया है इंडिया के लिए, अब बोल दिया कि 18। हालांकि जो जर्नलिस्ट है वो ये कह रहे हैं हो सकता है या तो इनसे गलती से 18 मिलियन हो गया हो, या हो सकता है इन्होंने जो फिगर बताए हैं उनमें उन्होंने कुछ अपडेट किया हो, चेंज किया हो। ठीक है, अब यहां से बात ये आती है, डाउट रेज होते हैं, ठीक है, कि भाई इंडिया अगर यूएसए के साथ में मिलकर के ये सब कर रहा था, जो बाइडेन की गवर्नमेंट पैसा यहाँ पर दे रही थी, तो क्या पहले से जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको हटाने के लिए पैसा दिया जा रहा था, इंडिया में इंस्टेबिलिटी के लिए पैसा दिया जा रहा था, या कहीं वो पैसा एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए यूज तो नहीं हुआ, या उस पैसे में जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज है कहीं उन्होंने तो कोई ऐसे षड्यंत्र वगैरह नहीं किए, है ना, या जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम वायलेंस देख रहे हैं, तो ऐसे कुछ कामों में कहीं वो पैसा यूज तो नहीं हो गया, तो इस वजह से चिंता की बात हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आज के उस इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बात यहां से स्टार्ट करते हैं कि अ न्यू एज ऑफ इंपीरियलिज्म। तो सबसे पहले एक हम ये बात हो रही है कि भाई न्यू एज ऑफ इंपीरियलिज्म, कि इंपीरियलिज्म की एक दोबारा से नई एज की हम बात करें, इसका मतलब पहले इंपीरियलिज्म रह चुका है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंपीरियलिज्म है क्या। तो देखो, इंपीरियलिज्म तब होता है जब कोई एक कंट्री अपने जो पावर है उसको, अपने कंट्रोल को किसी दूसरे कंट्री पर या बहुत सारे कंट्रीज पर, टेरिटरीज पर उसको बढ़ाता है। ठीक है, जैसे इंपीरियलिज्म उस समय हुआ जब इंडिया पर रूल हुआ ब्रिटेन का, तो वो क्या था, वो एक इंपीरियल पावर था और इंडिया पर उन्होंने अपना रूल किया। वैसे ही देयर वर मैनी पावर्स इन यूरोप, स्पेशली यूरोप, दैट दे वर इंपीरियलिस्ट पावर थी। वो कैसे थी? दे used their power and resources, even their culture, their language, their military, है ना, वो कहां पर यूज किया इन्होंने? अफ्रीका को गुलाम बनाया, एशिया में बहुत सारे कंट्रीज पर उन्होंने अपना कंट्रोल किया। इवन आज का जो यूएसए है वो भी कभी ब्रिटेन के अंडर में हुआ करता था, ब्रिटेन वहां पर रूल करता था। तो ये सब इंपीरियल पावर्स थी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इंपीरियलिज्म कैन इन्वॉल्व, क्या क्या यूज कर सकता है जब आपको किसी दूसरे कंट्री पर रूल करना है, उसको अपना गुलाम बनाना है, तो क्या क्या यूज कर सकते हो आप? मिलिट्री पावर को यूज कर सकते हो। आपके पास अगर पैसा है, ट्रेड आपके फेवर में है, तो आप इकोनॉमिक पावर के रूप में आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, कल्चरल इन्फ्लुएंस, मींस ब्रिटेन ने इन सारी ही चीजों का यूज किया था जब इंडिया को जो है अपने कंट्रोल में लिया था। कैसे? मिलिट्री का तो पक्का यूज किया ही था, इकोनॉमिक पावर का अपना यूज किया था उन्होंने, ठीक है, क्योंकि ट्रेड वगैरह उन सब पे कंट्रोल किया। उन्होंने कल्चरल इन्फ्लुएंस का भी यूज किया था बड़े लेवल पर। कैसे? उन्होंने अपने यहाँ की जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको भेजा इंडिया में, उनको फंडिंग की कि जाओ लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो, लोगों का दिमाग खराब करो, और जिससे कि लोग बॉडी से, जैसे कहता ना लॉर्ड मैकॉले कहता था कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है इंडिया में कि जो बॉडी से तो इंडियन हो लेकिन माइंड से ब्रिटिश हो, है ना। तो वो सब उन्होंने करवाया था। आज के सेंस में अगर हम देखें तो वर्ल्ड हमारा फिर से कुछ कुछ एक नई एज, एक न्यू एज ऑफ इंपीरियलिज्म की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। ये जो है ऐसा कह रहा है कौन? ये आर्टिकल द हिंदू का ये एडिटोरियल आर्टिकल है और इसी के बारे में हम आज सब बात करेंगे। डिक्लाइन ऑफ द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। इंटरनेशनल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, कंट्रीज हैं, उनके बीच में एक ऑर्डर होना चाहिए। वो भी कैसा?
रूल्स के बेसिस पर, ऐसा ना हो कि वहां पर माइट इज राइट के बेसिस पर इंटरनेशनल ऑर्डर चले। मींस ऐसा ना हो कि जो कंट्री पावरफुल है वही पूरे वर्ल्ड को लीड करे या उसी के बनाए हुए नियमों पे पूरी दुनिया चले, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये रूल बेस्ड ऑर्डर जो है, जो सारे कंट्रीज मिलकर के रूल्स बनाते हैं, चाहे वो WTO में है ना, WHO में, UNO में, उसके बेसिस पर ये वर्ल्ड चलना चाहिए। लेकिन अब कुछ टाइम में वो हो क्या रहा है, वो हमें गिरता हुआ दिख रहा है। ये एक राइटर थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, तो इन्होंने अपनी एक बुक में कहा था कि द सन ऑल्सो राइजेस, ये बुक थी इनकी, उसमें इन्होंने कहा था, ये एक करेक्टर हुआ करता था इनका एक, उसमें कहा था कि भाई आपका डिक्लाइन, आप बैंकरप्ट कैसे हुए? तो उसमें रिप्लाई मिलता है, पहले तो ग्रेजुअली और फिर धीरे धीरे सडनली। तो आज के इस सिस्टम को ये कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ में? इंटरनेशनल सिस्टम के साथ में। और इनका इशारा किसी और कहीं की ओर नहीं है, इनका इशारा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो शिफ्ट हो रही है उसकी ओर। कैसे? वो कह रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सडनली पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। अब उसके लिए बहुत सारे फैक्ट देने वाले हैं। क्या कह रहे हैं ये? उसके लिए फैक्ट क्या दे रहे हैं कि रसिया का इन्वेजन यूक्रेन 2022 में टेस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर। यूएन का जो चार्टर वो ये कहता है कि कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक नहीं करेगा, सेल्फ डिफेंस होगा। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो ऐसे अटैक्स वगैरह को सबको रोकेगी। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया 2022 में, तो वहां पर जो यूएन चार्टर है वो सब एक पेपर टाइगर की तरह रखा रह गया, कोई उसका यूज नहीं दिखा। मींस रूल की जो यूएन चार्टर में जो रूल थे उन सबको रसिया ने कुचल दिया, उसको मींस बेकार बता दिया कि बोला कोई आपका कोई वैल्यू नहीं है। तो रूल बेस्ड ऑर्डर था वो वहां पर उसको चैलेंज हो गया। यूनाइटेड नेशंस की अथॉरिटी थी उसको भी चैलेंज हो गया। फिर बात करते हैं द यूएस शिफ्टेड फ्रॉम सपोर्टिंग यूक्रेन। अभी रिसेंट स्पीच में अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो उस समय पर जो यूएसए बाइडेन के समय पे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, अब वही यूएसए उसके सपोर्ट को वापस ले रहा है, बोला हम तुम्हारे साथ में नहीं है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो वॉइस है, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो दिख रहे हैं कि वो शायद रसिया के साथ में ज्यादा इंक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। तो इट मींस अब अगर यूएसए भी यूक्रेन का साथ देने से हट जाएगा, और जब वो पीस की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या पूरा यूएनओ पीस की बात करेगा, तो ना तो वो रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई पीस लेकर के आ पाए, ना ही वो इजराइल के प्रॉब्लम को जो पैलेस्तीन और ये हमास वाला था उसमें भी कुछ नहीं कर पाए। तो यूएन फेल होता हुआ दिख रहा है, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर हमको गिरता हुआ दिख रहा है। बर्थ ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार वर्ल्ड ऑर्डर, ये कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर की जिसकी हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में कोई रूल के बेसिस पर ऑर्डर था, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज उससे पहले वर्ल्ड में कोई ऑर्डर नाम की चीज नहीं थी, और उस समय हुआ करता था माइट इज राइट। हिंदी में एक मुहावरा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उस समय तक यही सिस्टम चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले वाले टाइम में, इवन वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में भी। लेकिन उसके बाद एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर बनना स्टार्ट हुआ और रूल के बेसिस पर कुछ बात हुई। कैसे कि करंट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 1941 से 45 में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई। उसमें यूएसए, आपका रसिया, आपका ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये सब कंट्रीज थे जो पावरफुल, ये इन्वॉल्व थे उस समय पर। और उनका एम था कि भाई इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो आपस में लड़ने वाले कंट्रीज हैं इन सबको हम कैसे भी डील कर सकें, सब मिल बैठ करके ऐसे इश्यूज को सॉल्व कर सकें। तो ये सब स्टार्ट हुआ। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है, तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1943 में। तो उस समय पर 4 कंट्रीज को माना था कि भाई ये 4 कंट्री क्या है, पूरे वर्ल्ड के पुलिसमैन हैं। मतलब 4 पुलिसमैन कौन कौन थे? एक तो आपका यूएसए, दूसरा था आपका ब्रिटेन, तीसरा था आपका रसिया, और चौथा था चाइना। बाद में इसमें फ्रांस भी ऐड हो गया था। ठीक है कि भाई ये जो बाद में 5 कंट्री हैं, ये पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करेंगे, युद्ध वगैरह नहीं होने देंगे। बाद में इसमें फ्रांस भी ऐड हो गया था। ठीक है, अब बहुत सारे फ्लॉज वगैरह सिस्टम में थे, वो सब कुछ था, लेकिन असल में अगर हम देखें कि ग्रेट पावर राइवलरीज वर मैनेज्ड
थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो जो वर्ल्ड वार फर्स्ट से लेकर के उससे पहले भी, वर्ल्ड वार के सेकंड के टाइम पे या उसके बाद तक भी जो भी कंट्रीज के बीच में राइवलरीज थी, पावर की राइवलरी, तो वर्ल्ड को हम रूल करेंगे या तुम रूल करोगे, रशिया रूल करेगा या यूएस रूल करेगा या ब्रिटेन रूल करेगा या चाइना रूल करेगा या फ्रांस रूल करेगा, इनमें आपस में हमेशा पावर की राइवलरी थी कि भैया वर्ल्ड किसके हिसाब से चलेगा। तो इस सब को धीरे धीरे करके जो वर्ल्ड की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था, आपस में कंट्रीज को कनेक्ट किया गया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बना के। तो इन चीजों को, पावर राइवलरी को कुछ समय के लिए मैनेज किया गया उसको, और अब तक वैसा चल भी रहा था, अगर कुछ कुछ एग्जांपल्स को छोड़ दें जो उसमें वर्ल्ड ऑर्डर हमको गिरता हुआ दिखा था। द शिफ्ट टुवर्ड्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब हम अगर करंट की बात करें तो कुछ शिफ्ट हमें दिख रहा है, और वो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस का। implicitly accepted sphere of influence सोवियत यूनियन, यूके एंड यूएस। ये एग्जांपल देते हैं, ये कहते हैं भाई ऐसा आज ही नहीं हो रहा है कि इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंस इनका पहले भी था। कैसे? कि जब याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, तो उसमें क्या फिक्स हुआ था, मींस जो यूएनओ बनाया उसके पीछे का मैं आपको बता रहा हूं। जब यूएनओ बना तो ये 5 कंट्री यूएनएससी में आए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो ऑथर है वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो कंट्रीज ने ग्रुप बनाया था अपना, ये अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया था। कैसे? एग्जाम्पल दिया है उन्होंने आर्टिकल में कि सोवियत यूनियन से बोल दिया ऐसा है भाई, आप ईस्टर्न यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस रखो, वहां आप अपने हिसाब से चलाओ उसको। यूके को बोल दिया कि यूक्रेन जिसमें ब्रिटेन और उसके आसपास का जो रीजन है वेस्ट वाला, उसमें आप अपना इन्फ्लुएंस रखो। यूएसए को बोल दिया कि यूरोप और वेस्ट जो है आपका कुछ कुछ वेस्ट एशिया वाला रीजन, जहां आपका फलस्तीन और ये वाला जो रीजन है, और पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है ना, पूरा का पूरा आपका वेस्टर्न वाला जो यूरोपियन वाली साइड है, बोलो आप उस पर अपना इन्फ्लुएंस रखो। तो मींस ये जो स्टार्टिंग इन्होंने की थी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, उसमें भी अपने इन्फ्लुएंस के इनके इंटरेस्ट थे, पूरे वर्ल्ड को अपने इन्फ्लुएंस के हिसाब से इन्होंने बांट लिया था। तो इनका भी ऐसा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं था कि पूरे वर्ल्ड में ऑर्डर हो, जबकि इनका इंटरेस्ट था कि वर्ल्ड को अपने हिसाब से बांट लेते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। ओवर टाइम द सिस्टम गेव वे टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर स्टेट्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस बिकमिंग मोर प्रेडिक्टेबल एंड कंसेंसुअल। जब थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ, रूल्स के बेसिस पर चीजें हुई, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आई, कंसेंसस, उनका कंसेंट बना, जो झगड़े थे वो थोड़े से कम हुए, कुछ प्रिंसिपल्स बने, कुछ जो है नॉर्म्स बने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। तो जो पावर का इम्बैलेंस था उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया गया उस समय पर। अब ये कह रहे हैं कि अप एंडिंग द वर्ल्ड ऑर्डर बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो भैया उस समय से जितना भी वर्ल्ड ऑर्डर बना था वो आज ऐसा लग रहा है उसको सब उलट पलट के रख देने वाला है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसी यूएसए, यहाँ पर ये बात हो रही है। ठीक है, वो एग्जांपल देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अंडरमाइंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। एग्जांपल दे रहे हैं कि देखो कैसे होगा, हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं यूएसए को उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से निकाल दिया, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकालने की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे निकलने की बात कर रहे हैं। तो जब यूएसए जो यूएनओ का बनाने का सबसे बड़ा लीडर था उस समय पर, आज भी बड़ा सबसे पावरफुल है, अगर वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो कहाँ क्या काम करेगा। फिर ये कहते हैं कि उन्होंने इनिशियल लिया रिव्यू ऑफ US membership in international organizations and impose unilateral tariff disrupting the global trading system। अपनी मर्जी से यूएसए दुनिया भर के जो ट्रेड है उन पर अपनी मर्जी से जो है ट्रेड पर जो है टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया है। बोला हम किस किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहेंगे सबका रिव्यू करो, हमारे फेवर में होगा तो हम रहेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, चाहे वो यूएनओ हो, नेटो हो, वर्ल्ड बैंक हो, है ना, WHO हो, यूनेस्को हो, पेरिस एग्रीमेंट हो, UNFCCC हो, बोला हम सबसे हट जाएंगे, मेरे को मतलब नहीं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि भैया आप फिर इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस बने थे उनका रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो सारे कंट्री नहीं करेंगे, तो क्या हम फिर से वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि ट्रंप के एक्शन से सिग्नल दिया है उन्होंने बिहेवियर ऑफ द डिक्लाइनिंग पावर परसुइंग नेशनलिस्टिक पॉलिसीज। ऐसा लग रहा है कि यूएसए डिक्लाइन कर रहा है और वो अपनी नेशनलिस्टिक पॉलिसी को ही परस्यू कर रहा है, बोला हमारा फायदा अमेरिका फर्स्ट।
इसकी पॉलिसी पर वो चल रहा है। एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड प्रायोरिटाइजिंग मर्केंटलिस्ट इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि यूएसए अब वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करने की बजाय अपना इन्फ्लुएंस वेस्टर्न रीजन में रखना चाह रहा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और बाकी दुनिया को छोड़ दे रहा है। बोला जहां जिसका इन्फ्लुएंस है वो अपने हिसाब से हैंडल कर ले, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब उसका फिर एग्जांपल देते हैं कि भैया ट्रंप का जो रसिया के साथ टाइज है वो हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से सिग्नल ये मिल रहा है, जब जो ट्रंप है वो रसिया के साथ में अपना दोस्ती दिखा रहे हैं, उसको थोड़ा फ्री हैंड दे रहे हैं, तो ये सिग्नल मिल रहा है कि यूक्रेन में तुमने भाई व्लादिमीर पुतिन जो किया ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से सिग्नल मिल गया है व्लादिमीर पुतिन को कि यूरोप के ईस्ट वाले साइड में आप अपना इन्फ्लुएंस रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम मतलब यूएसए हम इन्फ्लुएंस रखेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी वाली साइड में। वहीं पर ठीक है, दूसरे कह रहे हैं कि ट्रंप रेफर टू व्लादिमीर जेलेंस्की को डिक्टेटर बता दिया इन्होंने। ठीक है, और सब जो रसिया की जो डिमांड थी कि भाई नाटो का मेंबर नहीं बनेगा यूक्रेन, उस पर भी इन्होंने सपोर्ट कर दिया रसिया के साथ। तो एक्चुअली में यहां से ये दिख रहा है कि जो यूएसए की पॉलिसी है वो ये कह रही है कि जिसका जहां इन्फ्लुएंस है वो आराम से एंजॉय करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम अपने इंटरेस्ट देखेंगे। फिर ये कहते हैं कि यूरोप मस्ट नाउ मैनेज इट्स ओन सिक्योरिटी। ये भी कहा उन्होंने ट्रंप ने कि भाई नेटो में हम ही पैसा क्यों दें, मींस अकेला यूएसए पैसा क्यों दे यूरोप की सिक्योरिटी के लिए, यूरोप वाले खुद पैसा खर्च करो, हम ही क्यों देंगे। तो इससे भी सिग्नल चला गया कि भैया यूरोप के साथ में यूएसए नहीं खड़ा हुआ है। तो अगर यूरोप के साथ में यूएसए नहीं खड़ा हुआ है तो इसका मतलब जो रसिया है वो इन्फ्लुएंस करेगा यूरोप को, और यूरोप को अपने दबाव में रखने की पावर रखता है जो रसिया है वो, है ना। फिर है अ न्यू ब्रिटिश वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, वो क्या कि अब यहां से आगे का जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो भैया ब्रिटिश हो सकता है। कैसे कि वर्ल्ड ऑर्डर वेयर माइट मेक्स राइट, बिकॉज इसका एग्जांपल दे रहे हैं वो कैसे कि अभी ट्रंप ने अपनी प्रीवियस स्पीचेस में, रीसेंट स्पीच जो उनकी है उनमें क्या क्या कहा है। बोला कनाडा को, ग्रीनलैंड को हम अपने यूएसए में मिला लेंगे, कनाडा को मिला लेंगे अपने में, पनामा कैनल का नाम चेंज करने का अपने कब्जे में ले लेंगे उसको हम, गाजा को हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। इट मींस अब यूएसए को इन सारी जगह पर कोई चैलेंज करने वाला है क्या? अगर यूएसए अपनी मिलिट्री भेजेगा और सबको अपने कंट्रोल में रहेगा तो उसको कोई चैलेंज कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो यहां दिख रहा है कि वर्ल्ड जो है एक ब्रिटिश ऑर्डर की तरफ जा रहा है। अगर ये चीजों को सीरियसली लिया जाए तो कई बार जो है जो डोनाल्ड ट्रंप होते हैं वो मजाकिया भी बहुत आदमी है, वो बहुत ज्यादा सटायर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इंडिकेट कर रही है कि वर्ल्ड जो है एक अनोदर स्थिति में जा रहा है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। अब अगर यूएसए वर्ल्ड से इस पावरफुल सिनेरियो से, पॉलिटिक्स से अपने आप को पीछे खींचता है तो होगा क्या? रशिया टू परस्यू इट्स इंपीरियर एम्बिशंस इन यूक्रेन एंड रीअसर्ट्स इट्स लॉस्ट ग्लोरी। तो यूक्रेन में अपनी पावर को दिखाएगा वो, हो सकता है यूक्रेन को पूरी तरह जो है कंट्रोल में ले ले रशिया, उसको कंट्री का स्ट्रेटेजी खत्म करके रशिया में ही मिला ले। और रशिया की अपनी एक ग्लोरी हुआ करती थी, यूरोप पर उसका दबदबा हुआ करता था, तो हो सकता है वो फिर से उसी सिचुएशन में पहुंच जाए। चाइना चाइना को सपोर्ट किया रशिया ने, ठीक है, ताइवान वाले मैटर पे, तो ताइवान को कंट्रोल में लेना चाहता चाइना, रशिया उसको सपोर्ट कर रहा। तो अब यूएसए चाइना को भी कुछ नहीं कहेगा, चाइना को कुछ नहीं कहेगा तो चाइना ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लेगा, रशिया उसका साथ दे देगा। तो इसका मतलब एशिया में फिर पावरफुल कौन? चाइना, वो अपने हिसाब से अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में डील करेगा। तो इस ये फिर चिंता बनता है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि जो चाइना ताइवान के साथ बहुत सारे बॉर्डर्स को नहीं मानता, या छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज उनके साथ में ऑर्डर को नहीं मानता, या वो रूल को नहीं मानता, लॉ को नहीं मानता, तो परेशानी तो इंडिया के साथ में भी है। क्यों? क्योंकि वो मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता है ना, तो वो इंडिया के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यूएसए अगर पीछे हटता है वर्ल्ड की इस पॉलिटिक्स से तो वर्ल्ड में चारों तरफ बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे, चाहे वो चाइना का ज्यादा पावरफुल होना और अपने आसपास के जो रीजन है, नेबरहुड है, उसमें अपने साथी कंट्रीज को परेशान करना, या फिर रसिया का बहुत ज्यादा पावरफुल होकर के पूरे यूरोप पर अपना दबदबा क्रिएट करना, है ना, और यूक्रेन पर कंट्रोल कर लेना। या फिर मैं बात करूं कि फिर जो है वो यूएसए है वो कनाडा और उसके आसपास के रीजन में गाजा को अपने कंट्रोल में लेने की बात की है यूएसए ने।
अगर ये सब होना स्टार्ट हुआ तो फिर होगा माइट इज राइट, तो फिर ना कोई यूएनओ को मानेगा, ना कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को माने, और ना ही कोई वर्ल्ड बैंक को माने, ना फिर बहुत सारे जो रूल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के उनको भी नहीं माने कोई, तो फिर माइट इज राइट वाला सिस्टम हो जाएगा। इस आर्टिकल में एक बात और कही थी कि जब यूएनओ बनाया गया था, ये 5 मेंबर जब बने थे, तो उनमें से स्पेशली जो यूएनएससी में जो मेंबर बने थे उसके पीछे का एक इंटरेस्ट की स्टोरी और थी। वो क्या थी कि यूएसए उसका लीडर बना, तो यूएसए और ब्रिटेन या अदर ये सारे कंट्रीज थे, इन सब ने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए बाकी कंट्रीज को यूज किया। कैसे? यूएसए को चाहिए था कि कोई जापान के अगेंस्ट में हमको कोई मिल जाए चेला, ठीक है, जापान को हम कैसे भी काउंटर कर सकें, तो उन्होंने रसिया को साथ में लिया जापान को काउंटर करने के लिए, ठीक है। चाइना भी जापान को काउंटर करना चाहता था कि चाइना की और जापान की बहुत पुरानी राइवलरी है, बिकॉज चाइना भी कभी जो है एक टाइम था जब वो जापान का जो है गुलाम था, जापान वहां पर रूल करता था। अच्छा, अब रशिया को भी जरूरत थी कि यार जो जर्मनी है उसको कैसे कंट्रोल किया है, तो उसके लिए उन्होंने यूज किया फ्रांस को, ब्रिटेन को। उधर फ्रांस और ब्रिटेन को रिक्वायरमेंट थी कि कैसे भी रसिया को जो है काउंटर करके रखा जाए, तो उन्होंने यूज किया यूएसए को। तो सारे कंट्रीज ने एक दूसरे को यूज किया, चाहे वो यूएनओ बना करके, यूएनएससी बना करके, और उनका उद्देश्य वर्ल्ड में कोई पीस एस्टेब्लिश करना नहीं था एक्चुअल में, तो वो सब एक दूसरे को यूज करना चाह रहे थे। बस ये देख रहे थे कि मेरा कितना इंटरेस्ट है, मेरा कितना इंटरेस्ट है, जिसका ज्यादा बेनिफिट उसने दूसरे कंट्री को यूज किया। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न तो कोई परमानेंट एनिमी होता है, न ही परमानेंट फ्रेंड होता है। वहां पर अगर फ्रेंड होते हैं तो वो किसी कंट्री के इंटरेस्ट होते हैं, और एनिमी होते हैं तो उसके इंटरेस्ट का एनिमी होता है, ठीक है। तो गाइज ये था आज के सेशन में इंटरनेशनल रिलेशंस का ये सारा का सारा सिस्टम, और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।